का एक गलती आपको बाहर कर देगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्यू विच इज कॉल्ड एज, sometimes we need this type of data structure also, which is circular queue. Circular queue, as the name suggests, how it looks like. Circle. You have basic queue like this, right? If I somehow connect this end to the front, then it will look like this one, like this, right? And let's say our first index is this, second index is this, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's what it means, that we are having size of 10 for our queue, right? Yes, sir. तो अगर नाम से पता चल रहा है आपको सर्कुलर मतलब कनेक्टेड है ये, मतलब कहीं पे भी कोई एंड नहीं है इसका, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसा डाटा स्ट्रक्चर कब इंप्लीमेंट करोगे बच्चे? When you are going to implement this type of data structure? Can anybody suggest something? If you have any idea, why we want circular queue? Can anybody? No idea? So in repetition. Yes, in repetition. In what perspective you are saying repetition? See, in the case of linear queue, what drawback you have? This is your linear queue, index from 0 to 1, 2, 3, 4. That means size of n equals to 5. This is your linear queue. You will take input from this and take output from here, right? Now tell me, suppose you have some data elements like x, y, z, w, v, let's say, right? And you have, in the first operation, you have deleted this element. Initially, f is here and r is here, and you have deleted this item. You have deleted this item. Now, in the delete operation or dequeue operation, what you have done? You simply extract the value and simply incremented your front, right? राइट गाइस, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपकी क्यू ये थी और आपने फर्स्ट एलिमेंट x को डिलीट किया, यहाँ से डिक्यू कर दिया, तो आपने किया क्या? डिक्यू में क्या किया था? आपने एलिमेंट को रीड किया था, उसको आउटपुट में डाल दिया था, और इसका इंडेक्स जो था आपका फ्रंट, उसको आपने इंक्रीमेंट कर दिया था, याद है? हैव यू रिमेंबर? यस सर। तो अगर आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया था, यानी कि f जो होगा अब टारगेट करेगा इसको, राइट? बट इसके साथ साथ क्या हुआ, जब आपने ऐसा किया तो आपका जो साइज ऑफ क्यू है वो डिक्रीज हो गया, राइट? यस सर। अगर फ्रंट आपका 1 पे आ गया और r रिमेन्स इन 4, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो साइज ऑफ क्यू है वो डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि ये अब आपकी कैलकुलेशन से बाहर हो गया है, ये वाला पोर्शन कैलकुलेशन से बाहर हो गया है, ठीक? प्रीवियसली ये तब भी फुल थी जब आपने बिना डिलीट किए देखा था क्यू को, और अब आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया तब भी ये फुल है, राइट? ये हो रहा था भाई पहले जब आपका ये पूरी थी तब भी ये फुल कंडीशन में थी, और अब आपकी क्यू यहां से ये है, अब भी ये फुल कंडीशन में है, राइट?
तो Yes, sir. अब देखो, जब आपने इसे अलोकेट किया था, इनिशियलाइज किया था, तो आपने क्या डाला था? एन की वैल्यू 5, एन की वैल्यू Yes, 5 sir. डाली थी बच्चे। और अब क्या है, ये एन की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4. यानी कि अगर ये प्रोग्राम में बन रखा है, तो आप ध्यान से देखो, आपका एक एलिमेंट का जो स्पेस है वो वेस्ट हो चुका है, उसको अब आप एक्सेस भी नहीं कर रहे। स्पेस जो Yes, sir. अलोकेट हुआ वो तो 5 ही था, उसमें से एक आपने आइटम को डिलीट करना था, तो आपने सिंपल इंडेक्स नंबर चेंज कर दिया, तो आपने मान लिया कि अब आपकी जो क्यू है वो 4 साइज की है। बट प्रैक्टिकली देखो तो ये वाला जो आपकी ये वाला जो मेमोरी एरिया था, एक्स वाला जो मेमोरी एरिया था, वो तब तक अनयूजेबल है जब तक आप उसको फ्री नहीं करवाते, फ्री मेथड से अनयूजेबल रहेगा ना तब तक। Yes, sir. यानी कि इट इज ए वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इट्स ए काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, राइट। आपने एक अलोकेट किया और उसका यूज ही नहीं किया, फर्दर आपने उसका यूज ही नहीं किया, तो आपने उस मेमोरी स्पेस को वेस्ट कर दिया, कोई और भी यूज नहीं कर पा रहा उसे जब तक कि आपका प्रोग्राम रनिंग में है। Yes, sir. अब अगर मैं इस वेस्टेज को बचाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक इस क्यू को सर्कुलर क्यू कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट। सो इनिशियली मेरा एफ एंड आर विल पॉइंट टू -1, और अगर यहां पर वैल्यूज आ गई एक्स वाई जेड, देन एफ विल बी हियर एंड आर विल बी हियर, राइट। तो Yes, sir. मैंने सोचा कि भाई ये इसको यूटिलाइज तो किया जा सकता है, मेरी तो 5 साइज के एरे है, बट मैं उसमें केवल 4 एलिमेंट कैरी कर रहा हूँ इस समय, मैं 5th एलिमेंट क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ उसमें? क्योंकि हमने जो एजम्पशन माना था उसके हिसाब से वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना इस एजम्पशन को चेंज करा जाए, और मैं क्यू को सर्कुलर क्यू बना देता हूँ ताकि वो बिहेव करे इन सर्किल, राइट, राउंड पैटर्न में काम करे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल रेयर को सेट कर दिया फ्रंट पे, कनेक्ट कर दिया फ्रंट से, तो मेरा एक सर्कुलर क्यूब टाइप का कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो इसका यूज कहां पर हो सकता है? जहां पर आपको पता है कि आपके पास केवल 10 बॉक्सेस हैं या फिर 10 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो आप वन आफ्टर अनदर या फिर एट ए टाइम 10 पीपल्स को सर्व कर सकते हो एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ओएस हैव 10 services, right? And processes we have, let's say 12 processes we have in the system which wants resources or which wants services from the operating system side, right? Then what I can do, I can implement a circular queue for each service, understand it, right? For each service, this is our service number 1, service, let's say S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, and S10. So I maintain a queue, circular queue for all the services we have in the operating system, and I am going to allocate these 12 processes one by one. Let's say we have processes P1, P2, P11, P12. These 12 processes we are having, and all are waiting for some services from the operating system side. Let's assume that each of the processes require only single distinct type of service, right? आई एम अज्यूमिंग दैट कि भाई आपके हर एक प्रोसेस को, P1 को भी एक अलग सर्विस चाहिए, P2 को एक अलग सर्विस चाहिए, P3 को एक अलग सर्विस चाहिए, राइट? यानी कि मुझे 10 सर्विसेज एट ए टाइम में सर्व कर सकता हूं। इन 10 सर्विसेज से मैं एट ए टाइम केवल 10 प्रोसेसेस को सपोर्ट दे सकता हूं, राइट? ओएस यही करेगा बच्चे, ओएस यही करेगा। उसके बाद 10 सर्विसेज हैं, तो वो 10 ही प्रोसेसेस को वो सर्विसेज एट ए टाइम दे सकता है, ठीक है। तो अगर उसने 10 सर्विसेज एक साथ दे दी, तो अब उसने धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो ये P1 को दे दिया, S1, P2 को दे दिया, S2, P3 को दे दिया, S3, लाइक दैट, राइट?
उसने सबको 10 प्रोसेसेस को उठाया, उनको उनकी सर्विसेज, रिस्पेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। आफ्टर सम टाइम, बिकॉज उसके बाद वो बाउंडेड है ना, वो बाउंड है कि उसके पास केवल 10 सर्विसेज हैं, तो ऑब्वियसली बात है 10 प्रोसेसेस को ही सर्विस दे सकता है। तो 11वें प्रोसेस को जो सर्विस मिलेगी वो कब मिलेगी, जब कोई एक प्रोसेस रिमूव कर देगा, राइट, अपना उस पर्टिकुलर रिसोर्स को। तो फॉर एग्जांपल P1 ने होल्ड, P1 को आपने सर्विस दी थी S1 और P2 को दी थी S2, P3 को S3, लाइक दैट। एंड आपने अज्यूम किया कि जो भी सर्विस रिलीज होगी वो सीरियल ऑर्डर में होगी, राइट। पहले सर्विस 1 रिलीज की जाएगी, देन सर्विस 2 रिलीज की जाएगी, देन सर्विस 3 रिलीज की जाएगी। सो लेट्स अज्यूम एट टाइम this was the case for time t0 at time t1 what happens, this process released this service, right। हमने माना कि भाई at time t1 पे p1 ने रिलीज कर दिया s1 को, p1 रिलीज्ड s1, राइट। तो अब हमारे पास एक सर्विस फ्री हो गई जो हम अलोकेट कर सकते हैं प्रोसेस को, Yes, राइट। sir. तो मैं अब 11वें प्रोसेस को P11 को ये सर्विस अलोकेट कर सकता हूं, एज्यूमिंग कि P11 को सर्विस नंबर 1 ही चाहिए थी, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया कि मेरे पास फिक्स्ड सर्विसेज थी बट उसके यूजर्स मल्टीपल थे, बट चूंकि मैं एट ए टाइम एक ही सर्विस प्रोवाइड कर सकता था एक यूजर को, तो मैंने एट ए टाइम सारे की सारी मैक्सिमम बैंडविड्थ जो मेरे पास थी, मैक्सिमम सर्विसेज जो मेरे पास थी, उतने नंबर ऑफ यूजर्स को उठा के उनको बांट दी मैंने सर्विस। अब मैंने वन आफ्टर अनदर रिलीज करनी शुरू करी सर्विस। जैसे जैसे मैं रिलीज कर रहा हूं वैसे वैसे मैं न्यू प्रोसेस को सर्विस देता जा रहा हूं, P12 लाइक दैट, राइट। तो ऐसे केसेस में जहां पे आपका फिक्स नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, इंस्टेंसेस हैं जो कि आपको अलोकेट करने हैं, और उनका जो अलोकेशन है वो सीक्वेंशियल है, मतलब वो सारी की सारी सर्विसेज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो पहले जब तक S1 रिलीज नहीं होगी तब तक आप S2 को रिलीज नहीं करोगे, S2 रिलीज नहीं होगी तो S3 को रिलीज नहीं करोगे। अगर कुछ ऐसा आपका सिनेरियो है, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, तब आपके लिए यूजफुल है क्या, सर्कुलर क्यू। Well, सर्कुलर क्यू। अब समझ में आया कि क्यों हमें सर्कुलर क्यू चाहिए होगा। दूसरी चीज, दूसरा बेनिफिट क्या है सर्कुलर क्यू का, कि जो ये यहां पर आपका वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रहा था वो आपका यूटिलाइज हो सकता है अब, राइट। अगर मैं मैथमेटिकली किसी तरह से इस सर्कुलर क्यू को मैनेज कर पाऊं, बना पाऊं, फ्रंट को रियर को फ्रंट से मैच करके या फिर रियर को फ्रंट के इक्वल करके, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं इस स्पेस को जो वेस्ट जा रहा था इसको मैं यूज कर पा रहा हूं, राइट। yes, sir. तो फंडामेंटल समझ में आ गया अब आपको, सर्कुलर क्यू का फंडामेंटल समझ में आ गया। बाकी बाकी सारे Yes, sir. फंडामेंटल वैसे ही रहेंगे। इन क्यू आपका किस एंड से होगा, इंसर्शन विल बी परफॉर्म बाय विच एंड, in the normal queue insertion is performed by which end, रेयर rear one, and dq operation performed by Front. front end. Same case will be there in this case also, insertion will be performed by rear, in queue will be performed by rear only, and dq will be performed by front only. So everything remains same, but now there is a challenge. If you want your linear queue to be a circular queue, what is the challenge? आपकी ये आपकी एक लीनियर क्यू है, ये आपका फ्रंट है x y z w v u, यहां पे आपका रियर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप इसमें कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसको सर्कुलर बनाना चाहते हैं, तो आपको जब इसको इंक्रीमेंट करेंगे, आप जब इसको प्लस प्लस करेंगे, तो ये वैल्यू जानी चाहिए कहां पर, इसको टारगेट करनी चाहिए, राइट। तो मैथमेटिकली देखो, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इससे आगे जब मैं इसको प्लस प्लस करूं, it should be equals to 0, then only we can implement circular queue via linear queue, right बच्चे, Yes, sir.
है ना। तो मुझे कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं चाहूं तो ये चाहूं कि जो लास्ट इंडेक्स है उसको मैं जब भी इंक्रीमेंट करूं तो वो टारगेट करे मेरे फर्स्ट इंडेक्स को। तो ये क्या पॉसिबल है बच्चे? क्या ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से? कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो आप जिससे आप जिसका यूज करके आप जब भी इसमें इंक्रीमेंट हो तो वो फ्रंट को टारगेट करे? थिंक अबाउट इट। बहुत सिंपल है, सबने यूज किया हुआ है, मैथ सबने पढ़ी है। क्या कोई मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे मैं जब भी रेयर को, अगर रेयर मेरा लास्ट इंडेक्स पे है, जब भी मैं उसे इंक्रीमेंट करूं तो वो टारगेट करे मेरी फर्स्ट इंडेक्स को यानी कि 0 को? क्या पॉसिबल है? ये कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं? गाइस, आर यू विद मी? Yes, sir. कर सकते हैं ना? क्योंकि अगर हम ये काम कर सकते हैं तभी हम सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लीनियर क्यू को। देन ओनली वी कुड इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट लीनियर क्यू टू अ सर्कुलर क्यू। कोई आइडिया? No, है sir. बच्चे? नो आइडिया? ओके। हैव यू यूज्ड दिस सिंबल इन योर प्रोग्रामिंग एवर? Yes, sir. What it is? Reminder. What it is? Modulus. Modulus. What it does? It gives the reminder. Reminder. Okay. Reminder. If I will write, if I say rear plus 1 modulo n, n is size of q, what it will do? It will give you, let's say you are having rear in the queue above अरे यार, ऊपर जा रहा है तो ओके। इन द क्यू अबव, index of r currently is hello guys, am I audible to you? Okay, so currently rear is at 5, that means rear is at 5, that means it is the last position of your queue, Yes, sir. right? Now put this value to your formula which we wrote below. What will you get? Reminder as 1. 0 reminder. 0 reminder, right? You will get 0. Yes, If you sir. put rear value as 5, it will be rear plus 1, 5 plus 1, 6 modulo n. N is the, what is the n here? Size What is it? 6. 6. 6. What will you get remainder? 0. You will get remainder as 0. Yes, sir. Guys, Yes, sir. that means your rear will point now at this location. Yes, sir. Yes, sir. Now only you got my point that mathematics is very important for engineering guys, right? Because all the time we will use mathematical formulas only, It is right? yes, sir. So for circular implementation of some circular queue only, we need this logic only to make any linear queue to convert any linear queue to circular queue, right? सबको पता चल गया बच्चे? अब
कितना आसान था ना? Yes, sir. आसान ही है बच्चे, सब कुछ आसान है अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं तो। अगर लॉजिक नहीं लगाएंगे तो हर चीज टफ होगी आपके लिए। चलो अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं, ठीक है? लेट्स से सेम void I am making a program for this in q to in q to minus 1, sorry, whatever it is, minus 1, then again I am in queuing what 5, in queuing same 6, in queuing 7, then I am going to display elements, then I am going to dequeue one element, dequeue, then again dequeue, then in queue 0, and last we will display. Okay, so for making this program or for implementing this circular queue, let us go one by one. Okay, so first one will be void in queue. What should I write here inside in queue function? Is here, what should be here? Do we need some argument or not in case of queue? In queue? No? Integer. Yes, we need an integer, and let me name it as x, right? Why so? Because if you are going to include some element, definitely you need to pass that element to the function. If you want to insert 3, then obviously you have to pass this to this function, enqueue function, right? Right, guys? Yes, Okay, now what I have to do first? If I am going to enqueue, what I need to check it first? Fullness condition. Not fullness condition. This time we need to check first emptiness condition. And what will be the emptiness condition for this? When your queue will be empty? If I am writing F for front and R for rear, right? So I need to check whether front is equals to -1 and rear is equals to -1, right? If this is the case, that means my queue is empty, my circular queue is empty, right? It will be the same as in the case of linear queue. Okay, if this is the case, then what I have to do? Remember last class, what I have to do? अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो इंसर्शन से पहले आपको क्या करना होगा? बच्चे क्लास में इतने ध्यान से सुन रहे थे, अभी क्या हो गया? भूल गए सब कुछ? The rear front 0. Right. We have to set our front equals to rear equals to 0 first, right? फर्स्ट हमें उसे 0 पे सेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम इंडेक्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम किस इंडेक्स में फिल करने वाले वैल्यू को, राइट? भाई ये अगर मेरी क्यू है, ये 0 1 2 3 4, तो अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली बात है फ्रंट एंड रेयर विल बी -1। तो अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो मेरे को पहले इस पॉइंट पे तो आना पड़ेगा, 0 इंडेक्स पे तो आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? Yes, तो मैंने फ्रंट और रियर जो आपका पॉइंटर्स थे उनको सेट कर दिया 0 इंडेक्स पे। नाउ आई कैन इंसर्ट इट
राइट, क्योंकि क्यू एम्प्टी है तो ऑब्वियसली बात है मैं इंसर्ट तो कर ही सकता हूं, ठीक, फिर तो मैं डायरेक्टली Yes, sir. इंसर्ट कर सकता हूं। तो क्यू ऑफ इक्वल्स टू एक्स, इसमें कोई गलती है बच्चे इस स्टेटमेंट में? इज देयर एनी मिस्टेक? इज देयर एनी मिस्टेक guys Rear. in this statement? Is there any mistake? What I have to write? Q rear. Can I write? Yes, sir. Rear. Something else also. Hello? Yes, बच्चे, sir. अभी मैंने इंसर्ट करने से पहले एम्प्टीनेस की कंडीशन चेक की, राइट? नाउ आफ्टर दिस आई फाउंड दैट दिस इज नॉट एम्प्टी, क्यू इज नॉट एम्प्टी, देन कैन आई डायरेक्टली insert the values to the queue, or we have to check some other condition also before inserting? क्या कहते हो आप लोग? बच्चे, हेलो बच्चे, सुन पा रहे हो? Yes, sir. तो जो भी ऑनलाइन क्लास में है वो बताएगा मुझे, ऑफलाइन वाले मेरे सामने बैठे हैं तो मैं उनसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, बट ऑफलाइन वालों मुझे आंसर करो कि भाई मैंने फर्स्ट कंडीशन चेक की एम्प्टीनेस की, वो एम्प्टी नहीं निकला, मेरी क्यू एम्प्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई। इसका मतलब डेफिनेटली इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, अगर एलिमेंट्स हैं तो क्या Yes, sir. क्या मुझे अब इंसर्ट करने से पहले कुछ और टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर मैं डायरेक्टली इंसर्ट कर सकता Sir, हूँ? fullness. ओके, चलो एक तो जाग रहा है। That means I need to check fullness condition. For that, I write else if so what should I write in the else if block? कब होगा फुल? आपकी सर्कुलर क्यू में, या आपकी सर्कुलर क्यू है, अगर इसमें Rear equals to n minus 1. just a minute, huh? This is 0 index, this is 1 index, this is 2 index, this is 3 index, this is 4 index. Full means my R is here and front is here now, right? Am I right? Yes, sir. तो अगर ऐसा सीन है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू, यहाँ पर भी कोई वैल्यू, तो मेरे को चेक करना है कि मेरी जो क्यू है इट इज फुल और नॉट। उसके लिए मुझे क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी बच्चे?
कब फुल होगा? rear equal n minus 1. Rear equals to N minus 1. n minus 1. n is our 5. Size. ठीक है, okay. But just think about it. There is also one case also when rear also point hairs. If rear and front are at the same point, what it means? One element is there. One element is there or something else? Okay, you told that rear should be n minus 1 and size minus 1 we can say. So can I write this condition here? Rear plus 1 modulo n should be equals to front. Can I write this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Is that the same meaning you are telling about? Does it has same meaning? Yes, sir. Okay, that means it is full. If this is the case and it is equals to front, that means your circular queue is full. This is the slight difference between linear queue and circular queue. For linear queue or for circular queue, you have to check this condition only, right? Because if you are saying your R should be targeting to the last element, it doesn't mean your circular queue is empty. Chances are there it is not empty, right? Yes, sir. Or should I explain it? This is your circular queue 0, 1, 2. Zero, 1, 2. This is the index number. Front is here, right? And let us say not front is not here. Let us say your front is here. Front is here and rear is here at the 2. And you are saying that R is equals to size. R is equals to size. That means it is full. But in circular queue it is not true. Right? अगर आप R आपका लास्ट इंडेक्स को टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब सर्कुलर क्यू में डिफरेंट होगा. सर्कुलर क्यू में ये नहीं माना जाएगा. क्यों? क्योंकि चांसेस आर देयर कि आपका जो एलिमेंट है वो ये वाला ब्लैंक है अभी पड़ा हुआ, ये एक्स है, ये वाई है, तो आप इसको फुल तो नहीं कह सकते, राइट? आपने यही तो बोला था कि भाई जो आपका आर है वो साइज -1 होना चाहिए. तो ठीक है, साइज 3 का है, मेरा आर साइज -1 है, 2 पे है, ठीक है, बट मेरा तो फ्रंट वाला जो है वो तो 1 पे है. ये तो मेरा अभी एम्प्टी पड़ा हुआ है ये वाला रीजन, तो मैं इसे फुल कैसे बोल सकता हूं? राइट? समझ में आया पॉइंट? इसीलिए हमें सर्कुलर क्यू में जो कंडीशन चेक करनी है फुलनेस के लिए वो ये कंडीशन चेक करनी है. अगर ये ट्रू है देन व्हाट इट विल डू, सिंपली प्रिंट एफ ओवरफ्लो डोंट इंसर्ट एनीथिंग. राइट? अभी समझ में आ गया ना ये केस? ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना बच्चे, तो दिक्कत नहीं आएगी. अगर ये डिफरेंस याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी. लीनियर क्यू में वो कंडीशन ट्रू थी बट सर्कुलर क्यू में वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी. ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. ओके, ठीक है. अब मैंने चेक कर लिया फुल भी है नहीं है, और क्या कहते हैं मेरी क्यू जो है सर्कुलर क्यू जो है वो ना तो मेरी एम्प्टी है ना वो फुल है. देन सिंपली इन द एल्स वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट. नाउ आई हैव चेक्ड for fullness and emptiness in the both cases and I found both cases false. That means I can directly insert the element in the else block, right? So what I have Yes, to sir. write it? क्या करना होगा मुझे लिखने इंसर्ट करने के लिए? What I have to write the statement? Which statement I have to write?
rear plus plus rear, rear plus plus. directly. See, this is your circular queue, not linear queue. It is circular queue. So remember one thing. That formula will be used everywhere, right? So before inserting, you need to increment your rear index. So for incrementing your rear index, what you will Greater write than b plus 1 rear plus rear, plus. rear equals to rear plus 1 modulo n, what is this, which is the size, right? And Yes, sir. next, I have incremented by this rule, because if your q is rear is here at the last index at 3, then if you are going to plus plus 8, that means it should target to here, Yes, sir. right? That's why you need this statement here. So at the time of increment your rear, you need to put this formula here, right? And after that, once I incremented my rear index, I can directly insert the value, right? Yes, sir. So what Yes. I have to write q of this equals to x, right? Now tell me what I have to write here. Rear one. I am asking from offline guys. Tell me what I have to write here. Whether it should be front or whether it should be rear. What I have to write it. Rears obviously. Because we are inserting something, definitely we will use rear only. Rear end only. Where are you? Are you in Tamil Nadu? Then Andhra? Deccan city? Then I told many times we are every time when we are going to insert into the queue, we will use rear index only. Then in this statement, I am simply inserting this now. What it does, this statement does, what this statement is doing, tell me. It is a C syntax. What it is, what this statement tells? Syntax. Wow. What this is a no. If you are having, you don't forget about Q. If you are having this statement, what it means? वो मैं अपने पूछ लूंगा. मुझे किससे पूछना है, मुझे पता है. क्या कर रहे हैं हम? अगर मेरी ये सी की अगर मेरी ये सी की स्टेटमेंट है ये वाली, तो बताना मैं ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट कंपाइलर को क्या बता रहा है? कुछ तो बता रहा हो कंपाइलर को. हमने स्टेटमेंट लिखे, इसका मतलब कुछ तो करना है इसमें. तो कंपाइलर को क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट क्या सिग्निफाई कर रही है यहाँ पर? जितने स्टेटमेंट है उनको प्रिंट कर दो. रेयर का रेयर है क्या वैसे? कुछ भी सी नहीं पढ़ा हो, सी पढ़ा हो तो ये बताना ये क्या चीज है. ये ऐसे हम किस चीज को लिखते हैं इस फैशन में? अगर मैं ये लिख रहा हूं A5, ये क्या है? एक एरे है साइज 5 का, जिसका नाम क्या है? A. तो इसमें क्या होगा ये चीज? R साइज का एरे नहीं है, वो इंडेक्स नंबर है वहां पे. अभी के लिए इंडेक्स नंबर है वो. ठीक है. ये क्या है? एक एरे है जिसका नाम Q है. उसके इस इंडेक्स में मुझे क्या डालना है? X डालना है. तो क्या कर रहे हैं हम? Q में
क्यू के आर इंडेक्स पे हम एक्स को इंसर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो फिर क्यों इतना परेशान हो रहा है? इतना सिंपल तो था। परेशान मत हो बच्चे, ये देखो ये जनरल टर्म में लिख रहा हूं मैं चाहूं तो इसको तुम्हारा ईसी नाम दे सकता हूं, इसको ए के नाम से दे सकता हूं, पर वो सब कुछ सिमिलर लगेगा, फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। हम क्यू की बात कर रहे हैं, स्टैक की बात कर रहे हैं, या फिर हम ए की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आसानी से समझ सकें, इसीलिए हमने एरे का नाम वही दिया है जिस डाटा स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस केस में स्टैक यूज किया था, इस केस में हमने क्यू यूज किया। काम तो एरे पे कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो है, तो बैकग्राउंड में एरे ही हो। फिर तो कंफ्यूज मत हुआ करो। और आर हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल, एक पॉइंटर है जो किसी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इंडेक्स नंबरिंग है, जैसे ए ऑफ आई में, ए ऑफ आई का मतलब ये आई क्या है? आपका इंडेक्स नंबर है। ऐसी आर आपका एक इंडेक्स नंबर है। आर तो आप उसको एक जनरलाइज टर्म दे रहे हो, आप उसे आई भी बोल सकते थे, जे भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, बट ताकि आपको याद रहे कौन सा एंड कौन सा है, रियर कौन सा है, फ्रंट कौन सा है, उसके लिए आपने आर और एफ यूज किया। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने जब क्यू पे बात कर रहे थे, जब हम क्यू पे बात कर रहे थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पे एफ और आर सेम इंडेक्स नंबर पे हो सकता है ना? तो यानी कि इंडेक्स नंबरिंग का कुछ लेना देना नहीं है इससे। 1 2 3 इंडेक्स नंबर वहीं पे वैसे ही है, बट जो चीज उसको पॉइंट कर रही है, हमने केवल उसको नाम दिया है। रियल में जा तो वहां पर इंडेक्स नंबर रहा है, वहां पर। समझ में आ गया? यानी कि हमने एक वेरिएबल यूज कर लिया इंडेक्स नंबरिंग को एक्सेस करने के लिए। अलग अलग जगहों पर मैंने आर और एफ से उसे दो पैरामीटर लिए, मैंने आर और एफ दो वेरिएबल लिए, और मुझे पता है कि जब मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे इस एंड से करना है, तो इस एंड को एक्सेस करने के लिए मैं फ्रंट का यूज करूंगा, इंडेक्स नंबरिंग के लिए फ्रंट को यूज करूंगा, और इस एंड से यूज करने के लिए मैं रेयर यूज करूंगा। अभी समझ में आ गया? पक्का? क्या डाउट है अभी? नहीं बता दे बेटे, डाउट है तो। है बच्चे? आर इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो आप 2 पे ही इंसर्ट कर सकते हैं। नाम है वो, नाम ऐसे समझ, ये मेरे इंडेक्स नंबरिंग है, टेबल 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने इधर से जब मुझे एक्सेस करना है तो मैंने यहाँ पे राम को बिठाया, तुझे बिठा दिया यहाँ पे। जब मुझे उधर से एक्सेस करना है तो मुझे श्याम को बिठा दिया मैंने वहां पर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ यार राम का जो राम से जो थर्ड प्लेस पे जो पर्सन है इस तरफ, वो आ जाओ आगे। और एक बार मैंने कहा कि जो श्याम से थर्ड एंट्री पे है वो आ जाओ। डिफरेंस है दोनों में। एक चीज को मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, एक चीज को मैं इस तरफ से देख रहा हूँ। एक चीज को मैं इसके रिस्पेक्ट में एक्सेस कर रहा हूँ, एक तरफ से मैं इसको रिस्पेक्ट में एक्सेस कर रहा हूँ। तो मेरे को क्यू को, जब मुझे पता है कि क्यू मेरी बाई डायरेक्शनल है, मुझे इंसर्शन यहां से करना है और डिलीशन यहां से करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ही नाम से दोनों काम कर सकूं? पॉसिबल है? कर सकते हो? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो डाटा स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा जब भी मेरे को डिलीट करना होगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल यूज करूंगा फ्रंट, जो कि होल्ड करेगा इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर तो ये सेम है। ठीक, तो जहां पर भी एफ होगा वहां से मैं उसे पिक करूंगा, यानी कि मैं फ्रंट से पिक कर रहा हूं। अभी मेरा एफ यहां पर है तो मैं यहां से पिक करने वाला हूं, और जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मैं रेयर से करूंगा। तो हो सकता है अभी, क्योंकि अभी आपके मान लो इसमें एक्स वाई दो पड़े हुए, तो आपका आर कहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यहां पर आर मैंने किस लिए करा है यूज, किस लिए यूज कर रहा हूं बच्चे में? इंसर्ट करने के लिए। जब मुझे इंसर्ट करना होगा तो मुझे पता करना होगा कि मुझे कहां इंसर्ट करना है, तो मुझे ऑब्वियसली बात है यहां इंसर्ट कर सकता हूं मैं, तो मुझे जो ये लोकेशन एक्सेस करनी है, तो ये मेरे को आर से एक्सेसिबल है ज्यादा इजीली बजाय एफ के, है ना। तो जब मुझे बाई डायरेक्शनल मोड में काम करना होता है, बाई दोनों तरफ से इनपुट और वो काम करने हैं, तो मुझे दो वेरिएबल लेने ही पड़ेंगे। वही मैंने लिए, एफ फॉर फ्रंट, जिसको मैं फ्रंट बोल रहा हूं क्यू के केस में, आर फॉर रियर। तो ये केवल नाम है बच्चे, ये केवल नाम है जो कि पॉइंट करेंगे अलग अलग इंडेक्सेस को। डिफरेंट केसेस में, एम्प्टीनेस में वो दोनों सेम जगह पे होंगे, राइट? अब समझ में आ गया? और कोई डाउट है इसमें, आर और उसमें? नहीं आया? अभी नहीं आया?
तेरे को तो आ गया, इसको नहीं आया लग रहा। क्या आया समझ, बता बता मुझे। अगर मेरा आर और फ्रंट एक ही जगह पे होंगे, इसका क्या मतलब है? ये तो मैं ही बोल रहा हूं। अगर मेरा आर एंड एफ, फ्रंट एंड रियर, एक ही इंडेक्स पे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? क्यू में क्या है सर? इफ आर एंड रियर, मतलब रियर एंड फ्रंट पॉइंट्स टू सिंगल इंडेक्स, व्हाट इट मींस? एक ही गाइस, ये मेरी क्यू है, मेरा आर एंड एफ दोनों मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे हैं, तो इसका क्या मतलब है? यहां पर कोई एलिमेंट है? दोनों, ये केस कब आएगा आपका? जब दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, व्हेन यू हैव, हाँ हाँ, सेम इंडेक्स पे हैं वो, दोनों वेरिएबल हैं, वो दोनों सेम इंडेक्स को टारगेट कर रहे हैं। व्हाट इट मींस? इसका क्या मीनिंग है? क्यू क्या है? क्यू में एक ही एलिमेंट है। एक तो ये केस है इसका, और एक दूसरा केस भी है। कब वो इक्वल हो सकते हैं? जब आपकी क्यू एम्प्टी होगी, तब भी इक्वल होंगे। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया तेरे को? ठीक है, तो हवा में मत जा, समझ, वहां पे समझने की कोशिश कर उसे केवल। ठीक है, तो जब आपके आर एंड एफ टारगेट करेंगे सेम पोजीशन में, उसके डायरेक्टली दो मीनिंग है। या तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, -1 पे सेट है वो दोनों, या फिर एटलीस्ट एक एलिमेंट है वहां पे। तभी तो, अगर एक एलिमेंट होगा, एक्स होगा वहां पर, तभी तो दोनों यहां पर टारगेट कर रहे होंगे। क्योंकि रेयर जो है आपका लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फ्रंट आपका फ्रंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एक ही एलिमेंट को, यानी कि रेयर इक्वल्स टू फ्रंट, इसका मतलब एक एलिमेंट तो है एटलीस्ट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चे? ओके, सो दैट्स ऑल